हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स का लगभग 12 लेक्चर्स अपलोड किया है। आई होप आपने हर एक लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। और दोस्तों, जो भी मेरा 11th स्टैंडर्ड का लास्ट लेक्चर था, दैट इज लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 में वहां पे मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें से सबसे पहले वहां पे हमने देखा था डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर वहां पे मैंने आपको बताया था दोस्तों मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर मैंने वहां पे आपको बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट टकाटक समझा होगा, है ना। अगर आपको उसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बता दीजिए, जिसके कारण मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर पाऊं। देखो दोस्तों, अभी आज का जो भी लेक्चर है, आज के लेक्चर में यहाँ पे सबसे पहले आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है और आईएफआरएस क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब है ना, एक ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ गाइड्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिए हुए हैं। अभी आप बोलेंगे सर ये फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह हमको क्यों फॉलो करना है? तो देखो दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो भी बिजनेसेस है अपने इकोनॉमी में अलग अलग, तो अपने इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस, राइट, तो सभी लोगों के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, तो ये सभी चीजें सभी लोगों का एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक जैसा मतलब मैं नंबर वाइज बात नहीं कर रहा हूं। एक जैसा मतलब हर एक लोगों का उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो भी मेथड है, जो भी तरीका है, वो एक जैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बोलो, ऑब्वियसली वो एक जैसा होना चाहिए। अगर हर एक लोगों ने उनके मन से अगर रूल्स बनाए, उनके मन से अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाया, तो वो केस में क्या होगा दोस्तों कि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यही रीजन की वजह से दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या दिया है, और फिर मैं आपको और आगे की चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड। फ्रेमवर्क्स मतलब क्या? रूल्स, प्रोसीजर, जो हमको क्या करना है, बोलो, अकाउंटिंग करते टाइम फॉलो करना है। क्या बोल रहा है वो? टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट एंटरप्राइजेस बिकम कंपेरेबल। डिफरेंट एंटरप्राइजेस मतलब क्या दोस्तों? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, अलग अलग बिजनेसेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होने चाहिए, बोलो, कंपेरेबल होने चाहिए, जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके दूसरे कंपनी के, दूसरे एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या कर पाए, बोलो, कंपेयर कर पाए, स्टडी कर पाए। आगे क्या बोल रहे, देखो, इट इज नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू एंश्योर। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या दोस्तों कि कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाओ, कुछ ऐसे चीजें बना के रखो जिसकी वजह से क्या होगा, हर एक लोग वही प्रोसीजर से, वही मेथड से, वही रूल से क्या करेगा, बोलो, अकाउंटिंग करेगा। आगे क्या बोल रहे, देखो, हमको वो स्टैंडर्डाइज क्यों करना जरूरी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंसी रहेगा। मतलब क्या कि लास्ट ईयर में जो भी मेथड यूज करके मैंने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, वही चीजों को मैं करंट ईयर में यूज करूंगा। मतलब सेम वहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, सेम मेथड से वहां पे मैं अकाउंटिंग क्या बोल सकते हैं उसको, अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां पे प्रिपेयर करूंगा। और क्या बोल रहे हैं, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब क्या कि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे किसी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कंपेरेबिलिटी बोलते हैं। कंपेरेटिविटी मतलब क्या, वहां पे हम स्टडी कर पाए। आगे क्या बोल रहे हैं, एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब क्या रे बाबा, कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो बराबर है क्या नहीं, वो चेक करना। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा हम उसके ऊपर रख सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, एक कोलर नाम का एक बंदा है जिसने हमको क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में बोला है। देखो क्या बोल रहा है वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द कोड्स ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या, रूल्स। कोड्स ऑफ कंडक्ट मतलब क्या, रूल्स। ठीक है, imposed by customs, laws or professional bodies for the benefit of public accountant and accountant general, right? तो वो क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या, कुछ ऐसे रूल्स है जो किसके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकते हैं, बोलो, ऐसे लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, बोलो, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो सभी लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करेगा, बोलो, हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा। Thus, accounting standard are the written policy documents issued by the expert accounting body। expert accounting body मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कौन है, बोलो, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है।
or by the government or by the regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of the accounting transaction and events in the financial statement। ठीक है, अभी देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल, ध्यान देना। ठीक है, अपन है ना हमेशा रखना, राइट, क्या याद रखेंगे आप कि जब भी हम अकाउंटिंग करते बेटा, क्या याद रखेंगे कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग करते टाइम यहाँ पे अपन दो चीजों का अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन अकाउंटिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले अपन किसका अकाउंटिंग करते हैं बोलो? ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग करते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम अकाउंटिंग करते हैं बेटा इवेंट्स का। दूसरा किसका करते हैं बोलो? इवेंट्स का। ठीक है, अभी ध्यान देना, मतलब क्या, देखो दोस्तों ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी बंदे के पास से गुड्स परचेस किया, या मान लो मैंने किसी बंदे के पास से कोई एसेट परचेस किया, या मान लो मैंने किसी बंदे को कुछ सेल किया, मैंने एक्सपेंडिचर पे किया। ठीक है, तो ये सब क्या है बोलो? मेरे ट्रांजैक्शन है। और इवेंट मतलब क्या दोस्तों? ट्रांजैक्शन होने के बाद जो भी मेरा आउटकम आता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? इवेंट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बिजनेस किया और ट्रांजैक्शन होने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, ये क्या है बोले? एक इवेंट है। मान लो कि मैंने पूरे साल वहां पे सेल किया और सेल करने के बाद कुछ स्टॉक, कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ चीजें मेरे एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास वैसा ही रहा, जिसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है बोलो? इवेंट है। ठीक है, तो इतना याद रखना बेटा कि जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते टाइम अपन क्या करते हैं बोलो? जो भी हमारे अकाउंटिंग करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं, राइट, इसको रिकॉर्ड करने के बाद हमको क्या करते आना चाहिए बोलो? हर एक चीजों को हमको रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, हमको उसका ट्रीटमेंट देते आना चाहिए, मेजरमेंट करते आना चाहिए। वो सब ट्रांजैक्शन को हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से डाले, किस तरीके से रिकॉर्ड करें, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर होगा। तो ये सब चीजें क्या है बोलो? हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको किसके वजह से सीखने को मिलेगा बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे उन्होंने क्या दिया दोस्तों? नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट, मतलब क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है बाबा, क्यों हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले हो टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या रे कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है, ये हर एक चीजों को हमको प्रॉपरली समझते आना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना चाहिए बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। और क्या बोल रहा है वो? टू हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? एक जैसा, समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरीके से अकाउंटिंग की है वैसे ही दूसरे कंपनी के अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करना चाहिए, समझ रहे हो? उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, एक जैसा चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि जो भी मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी, राइट, तो मान लो मुकेश अंबानी को क्या करना है कि मान लो उनका जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे अपन बोल सकते हैं कि उनका जो भी टेलीकॉम कंपनी है, राइट, जैसे जियो कंपनी है, समझ रहे हो? तो मुकेश अंबानी क्या करना है? वो जियो कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मान लो आइडिया की कंपनी के साथ उनको क्या करना है बोलो? कंपेयर करना है, समझ रहे हो? तो ये कब पॉसिबल होगा दोस्तों? दो ऑर्गेनाइजेशन का, दो एंटिटीज का स्टडी कब पॉसिबल होगा? जब हम क्या करेंगे दोस्तों? वहां पे कुछ इक्वल बेस रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? हर एक लोगों को यूनिफॉर्म मेथड देता है कि सभी लोगों को इसी मेथड से करना है। और अगर सभी लोग उसी मेथड से अगर अकाउंटिंग करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा? हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल होंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? टू एनहांस द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या? भरोसेमंद, समझ रहे हो? तो अगर हमने कोई स्पेसिफिक पॉलिसी से, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉलो करके अगर हमने अकाउंटिंग किया होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो? हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे बोलो? रिलायबल रहेंगे, समझ रहे हो? आगे क्या बोल रहे हैं? टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मैं बोलता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट जो भी है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ मेथड्स दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो डब्ल्यूडी मेथड से वगैरह होना चाहिए। आपका जो भी वहां पे आप जब भी वहां पे स्टॉक का कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो। तो ये कुछ क्या है बोलो? इनकम टैक्स ने वहां पे आपको कुछ रूल्स बोले और वो रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी है। वैसे ही कंपनी के केस में कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वहां पे भी उन्होंने डेप्रिसिएशन वगैरह के अलग अलग मेथड्स बोले। तो वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर फॉलो किया तो उसकी वजह से क्या होगा
कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जो भी अलग अलग लॉज ने, एक्ट ने आपको बोला है, वो आपका क्या होगा बोलो, कंप्लायंस होगा। समझ रहे हो, उसके आपको कंप्लायंस आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है, तो ये सब क्या थे बोलो, आपके नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे फाइनेंस स्टेटमेंट हमको अच्छे से समझे। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भी अकाउंटेंट है उनको यूनिफॉर्म प्रोसीजर, प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए मदद होगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे बोलो, दो या ज्यादा एंटिटीज का हम वहां पे कंपैरिजन कर पाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट मैंने क्या बोला, यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ पे फुलफिल होगा, कंप्लायंस हो जाएगा। ठीक है, ये था दोस्तों हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड। इसके ऊपर आपको हार्डली मैं बोलूं अगर, तो वहां पे आपको 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसकी क्या नीड है। ठीक है, ये थियरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, चलो अभी अगला है दोस्तों यहाँ पे आपका IFRS, जिसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अभी देखो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हमारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। समझ रहे हो, मतलब क्या कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हमारे विद इन इंडिया काम पाएगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में जितने भी लॉज वगैरह, उनके लिए वो चलेगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मुझे लगता है कि इसका वैलिडिटी है ना ये यूएसए में भी रहे या लंदन में भी रहे, राइट, मतलब हमारी कंट्री छोड़ के बाकी के लोग भी इसको एक्सेप्ट करें, ऐसे अगर मुझे लग रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी के कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल हो, तो वो केस में हमको एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या करता है मालूम है क्या, वो है ना ऐसे आपको कुछ रूल्स बोलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ग्लोबली एक्सेप्ट होगा। ग्लोबली मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड चलेगा। समझ रहे हो, तो सिर्फ इंडिया के लिए अगर रिस्ट्रिक्टेड चाहिए तो वहां पे अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, और अगर हमको लगता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होने चाहिए, तो वो केस में आपको यहाँ पे IFRS हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, अगर मैं IFRS की बात करूं ना, तो IFRS जो भी है वो किसने इशू किया है, किसने बोला है कि आपको फॉलो करना है, तो ये बोला है दोस्तों हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको अपन IASB बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ये किसने इशू किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करके एक बोर्ड है, उसने क्या दिया है हमको, IFRS दिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमको उन्होंने इशू किया है। वो क्या बोल रहा है, IFRS इज अ सेट ऑफ, IFRS क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो बोल रहा है एक सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, मतलब क्या है बोलिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिर्फ कैसे बोला, जो ऐसे है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होंगे। समझ रहे हो, जो हमारे पूरे ग्लोबली चलेगा। स्टेटिंग हाउ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या बोल रहे हैं वो कि आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, जो भी आप इवेंट्स रिकॉर्ड करते हो, तो दोनों चीजों को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो जिसकी वजह से क्या हो, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड एंड टू इंप्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे, और क्या होगा बोलो, वहां पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो आपका क्या हो जाएगा बोलो, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी यूज करने का, जब भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमको सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड करना है, वहां पे यूज करने का। और IFRS कभी जब हमको ग्लोबली अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हमको चलाने होंगे, तो हमको IFRS वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, IFRS किसने इशू किया था, IASB, उसका क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये किसने, ये क्या था बोलो, ये IFRS इशू करने वाला एक अथॉरिटी है। ठीक है ना, तो जैसे दोस्तों IFRS इशू करने के लिए IASB है, राइट, तो वैसे ही ना दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए अपने यहाँ पे भी एक अकाउंटिंग बॉडी है, जिसको अपन बोलते हैं ASB, जिसका लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका लॉन्ग फॉर्म क्या है बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है ना, तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों हमारे इंडिया में ना जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट, वो किसने इशू किया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किसने इशू किया है बोलो, मुझे कमेंट में पक्का बताओ, सब लोग पूरे रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे एज्यूम करके हर एक लेक्चर देखना है कि सर हमको लाइव पढ़ा रहे, आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे किसने इशू किया है बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। समझ रहे हो, और कभी इशू किया था उसने, तो उसने इशू किया था दोस्तों 21 अप्रैल 1977 को। कभी इशू किया था बोलो,
21 अप्रैल 1977 को। अब आप बोलेंगे सर उसने क्यों इशू किया, तो देखो दोस्तों वहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि बाबा हमारे इंडिया में ये ना जो भी अकाउंटिंग हो रही है तो ये सभी अकाउंटिंग को एक प्रॉपर मैनर में होना जरूरी, तो उसको क्या बोलो, हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तभी नीड महसूस हुई, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उन्होंने क्या किया दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर दिया। कभी किया, 21 अप्रैल 1977 को। आगे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, formulate accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute of India, right। तो उन्होंने इतना ही याद रखो कि उन्होंने क्या क्या बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे फॉर्मुलेट किया, बनाया, ठीक है। अभी ना दोस्तों ये हुई बात अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि जैसे आईएफआरएस में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था वहां पे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों इंड एएस, जिसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, इंड एएस। मतलब क्या, इंड एएस का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एएस का क्या मतलब है बोलो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। तो आप बोलेंगे सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है फिर, तो ध्यान देना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब दोस्तों ये हमारे इंडिया के ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको आईएफआरएस में जो भी स्टैंडर्ड दिया ना उसको कंसीडर करके बनाया गया है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हमने हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आईएफआरएस के हिसाब से उनको कंसीडर करके अगर हमने बनाया होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर इंड एएस के हिसाब से, मतलब क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर प्रिपेयर किया होगा तो वो केस में दोस्तों हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आईएफआरएस का जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी कंप्लायंसेस है वो भी कंसीडर करके बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है। तो अभी एक बात बोलूं कि आपको, अभी आज की तारीख में ना अपने इंडिया में दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चलते हैं, लेकिन जो भी लिस्टेड कंपनीज है, जो भी बड़े बड़े बिजनेस है, राइट, वो क्या करते हैं दोस्तों, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। तो अब भी कौन सा चल रहा है अपने इंडिया में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चल रहा है। जो भी छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो क्या फॉलो करती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करती है, समझ रहे हो। लेकिन जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वर्ल्ड वाइड कंप्लायंसेस देने पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं बोलो, इंड एएस को फॉलो करते हैं। मतलब क्या, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, समझ रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का जो भी कंप्लायंस होना चाहिए वो सबका सब वहां पे हो चुका है, ठीक है। चलो तो अभी आगे जा सकता हूं क्या मैं, तो वहां पे उन्होंने क्या बोले दोस्तों कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए, समझ रहे हो। तो वहां पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नाम का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसके बारे में बात करता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है। किसके बारे में करता है बोलो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बात करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हमको ये बताता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को हमने किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से हमने वहां पे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सभी के बारे में किसने बोला है बोलो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ने, राइट। और ये साथ साथ में ये बोलता है कि बाबा जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो भी ट्रांजैक्शन, राइट, जितने भी आप आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप क्या करो, एक जगह पे रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात करता है बोलो, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करता है। दूसरा है दोस्तों वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के बारे में। इन्वेंटरी मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या बोलता है कि आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस, राइट। आपने 11th स्टैंडर्ड में जब भी आपने वहां पे फाइनल ये किया होता प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बना, राइट, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपको एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया होता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, है ना, उसका कॉस्ट दिया होता है फॉर एग्जांपल मान लो 35,000 और वहां पे उन्होंने और एक दिया होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस, राइट। तो आप क्या करते थे, दोनों में से जो भी कम कॉस्टिंग है वो कंसिडर करते थे। याद आ रहा है आपको, वापस बोल रहा हूं, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, आपका जो भी कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक का या उसका जो भी मार्केट वैल्यू है दोनों में से जो भी कम है वो कम अमाउंट पे आपको क्या करना है बोलो, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग देयर आपका कहां से पैसा आया, ड्यूरिंग देयर आपने कहां पे पैसे को स्पेंड किया, ये सब के बारे में कौन बात करता है, बोलो अकाउंटिंग, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बात करता है। फिर अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, जो बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूडी मेथड, एसएलएम मेथड, तो आपको वहां पे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, आपको किस तरीके से डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करना है, ये सब कौन बोलता है, बोलो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बोलता है। जब भी अपन डेप्रिसिएशन का चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वो टाइम पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, उसमें कौन से मेथड्स हमको फॉलो करना है, कौन सा मेथड हमने फॉलो करना चाहिए, ये सभी चीजें वहां पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ठीक है, तो अभी एप्लीकेबल नहीं, एक्चुअली पहले था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किसके बारे में बात करता है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो क्या बोलता है कि मान लो ड्यूरिंग देयर अगर कंपनी ने अगर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर खर्चा किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो ना कोविड के टाइम पे जो बड़े बड़े कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, वैक्सीन रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने खर्चा किया, तो वो क्या बोल रहा है कि आपने ड्यूरिंग देयर जो भी पैसे को स्पेंड किया वो सब आप क्या करो, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कंसीडर करो, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना दोस्तों कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी अलग अलग दिए ना, तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ट्रीटमेंट दिया है क्या बाबा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपको डेप्रिसिएशन कैसे करना है उसके बारे में बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे रिकॉर्ड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको हर एक अलग अलग चीजों का ट्रीटमेंट दिया है, समझ रहे हो। तो आगे वैसे ही उन्होंने दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो वो बोलता है कि आपने करंट ईयर में कौन से टाइम पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपने वो प्रॉफिट बताना चाहिए, कौन से टाइम पे नहीं बताना चाहिए, वो बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करता है कि आपको फिक्स्ड एसेट्स में कौन से कॉस्ट इंक्लूड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, लैपटॉप परचेस किया, राइट, लेकिन लैपटॉप परचेस करने के बाद उसको इंस्टॉल वगैरह करने का खर्चा आता है ना, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। तो मान लो वो सॉफ्टवेयर डालने के लिए मैंने 2000 रुपए स्पेंड किया, तो क्या वो 2000 रुपए मेरे एसेट के मतलब लैपटॉप के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब के बारे में बात कौन करता है, बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम था अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो बात करता है। वैसे ही वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 मतलब क्या रे, ये बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों कि बहुत सारे टाइम पे ना थोड़ा बहुत ग्रांट देता है। ग्रांट मतलब क्या कि बाबा आप कोई अगर अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, आपका अगर नया बिजनेस है तो थोड़ा बहुत उसमें क्या करता है गवर्नमेंट खुद का पैसा लगाता है। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस में लगाया है तो वो पैसे का आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो सब के बारे में कौन बात करता है, बोलो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स बात करता है। फिर वहां पे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बिजनेस हूं, मैंने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किया या कहीं ना कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए, तो ये मेरा क्या हो गया, बोले इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब भी कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट का किस तरीके से अकाउंटिंग करना चाहिए, उसका कौन से कॉस्ट पे हमने वो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, सभी के बारे में कौन बात करता है, बोलो हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बात करता है। कौन करता है, बोलो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बात करता है। और लास्ट में यहाँ पे है आपका AS22, जिसके उन्होंने वहां पे अकाउंट AS22 किसके बारे में बात करता है, टैक्सेस ऑन इनकम के बारे में। तो वहां पे आपको मैं सिखाऊंगा कि कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट रहता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोस्तों उन्होंने अलग अलग आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है कि इस तरह के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए हुए थे, समझ रहे, 29 है टोटल मिला के, ठीक है। तो लेकिन ये सभी के बारे में यहाँ पे अपन बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है, सिर्फ आपको नाम आ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको उन्होंने दिया है ना 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको क्या करना है, बस हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम याद रखना है, ठीक है। जैसे कि AS1 मैंने आपको क्या बोला था, ये बात करता था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, AS6 वहां पे आपको दिया था उन्होंने किसके, डेप्रिसिएशन के बारे में। AS10 किसके बारे में था, वहां पे आपका फिक्स्ड एसेट के। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS12 आपका था वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट, राइट। तो ये सब चीजें वहां पे आपको क्या करना है, बस याद करके रखना है, ठीक है। और ये जो भी आज का लेक्चर था, तो आज के लेक्चर में वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब, उसके नीड्स और IFRS का मतलब क्या होता है, ठीक है, और टू द सम एक्सटेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बस आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए मैंने आपको पूरा जितना भी मुझे पढ़ा था वो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे जो भी बेसिक है, मतलब अकाउंटिंग ये वर्ड कहां से आया, अकाउंटिंग कब डिराइव हुआ, ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। साथ साथ में बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का क्या डिफरेंस है, सभी चीजें अपन अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे सब लोग ये बताओ पक्का कि जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूं, आप सभी लोग ये लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो ना, मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और आप सभी लोगों को नोटबुक भी मेंटेन करना है ना। तो गाइज जो भी स्टूडेंट्स को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को पक्का लाइक कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड्स तक अपने वीडियो को शेयर कर देना एकदम रॉकेट के स्पीड से, राइट। और चैनल पे अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखना। और दोस्तों हमने 11th स्टैंडर्ड का, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्राइवेट बैच ज्वाइन करना है ना, वहां पे आपको मेरे साथ डेली लाइफ पढ़ना है, तो वहां पे हम ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 14th ऑफ जून, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप एडमिशन ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस में वहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइज अगर नहीं तो नीचे मैंने वैसे अपने एकेडमी का जो भी यूट्यूब का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने नीचे आपको नंबर दिया है, वो नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स, लेक्चर के लिंक्स, नोट्स वगैरह सब कुछ चीजें वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।